वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे दोबारा से। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं एक जावा डेवलपर हूँ और मेरा मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें मेरा जावा के ऊपर मेरा 8 to 9 years ऑफ एक्सपीरियंस है। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के बारे में। तो एज अ जावा डेवलपर यू शुड नो टेक्निकली हाउ ट्रांजेक्शन्स हैपन in credit cards if you are applying for a bank। तो वो कैसे क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स कैसे काम करती हैं और क्या क्या प्रोसेस स्टेप्स होते हैं, वो सब मैंने आज लिखे हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स एंड पार्टीज वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर एंड एक्यूरेट प्रोसेसेस। However, an overview of how credit card transactions are processed technically वो हम नीचे बात करेंगे। तो अब सबसे पहला स्टेप इसमें आता है इनिशिएशन एंड ऑथराइजेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है कि कस्टमर की जो ट्रांजेक्शन होती है वो कस्टमर इनिशिएट करता है आइदर फ्रॉम द पेमेंट गेटवे, लाइक नॉट पेमेंट गेटवे डायरेक्टली बट यस, लाइक किसी वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से, या फिर आप कहीं पे किसी कायोस्क पे जाके पेमेंट करते हो। वो सब तरीक़ों से आप एक क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हो। तो यहाँ पे उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल्स और ट्रांजेक्शन ऑनलाइंस तो मर्चेंट सिस्टम जो होता है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट पेमेंट गेटवे के पास टू एक्वायर और द एक्वायरिंग बैंक, है ना। देन पेमेंट गेटवे रूट्स द रिक्वेस्ट टू द अप्रोप्रिएट क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर और वट एवर द वे यू वांट टू डू द ट्रांजेक्शन, वो उस तरीके से आपका आगे प्रोसेस करता है। देन उसके बाद कार्ड नेटवर्क फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू इशूअर बैंक दैट इशूज द क्रेडिट कार्ड। तो अब जो क्रेडिट कार्ड जिस बैंक ने इशू किया होता है उसके पास ये रिक्वेस्ट चली जाती है। अब जो इशूअर बैंक होता है उसको भी चाहिए होती है अप्रूवल। तो उसके लिए इशूअर बैंक क्या करता है, चेक करता है कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है या ये इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन। अगर सब कुछ ठीक लगता है तो इशू बैंक क्या करता है, जनरेट करते हैं एक ऑथराइजेशन कोड। अब जो ऑथराइजेशन कोड है वो आगे स्टेप्स में हमारे पास यूज़ होता है। तो अब ऑथराइजेशन कोड से हम क्या करते हैं, ऑथराइजेशन रिस्पॉन्स लेते हैं जिसके अंदर हम पास करते हैं ऑथराइजेशन कोड एंड रिस्पॉन्स। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कि मर्चेंट को हम भेजते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कैप्चर एंड सेटलमेंट। अब सपोज करो सब कुछ सही हो गया तो अब मर्चेंट को ऑथराइजेशन भी मिल गई है। उसके बाद मर्चेंट क्या करता है, मर्चेंट कैप्चर्स द ऑथराइज्ड अमाउंट, वो अपने पास अमाउंट को कैप्चर कर लेता है। कैप्चर द ट्रांजेक्शन सबमिटेड टू द एक्वायरिंग बैंक, तो वो क्या करता है अपने पास ट्रांजेक्शन को सबमिट भी कर लेता है और बैंक के पास ट्रांजेक्शन का वो क्लियरेंस एंड सेटलमेंट के लिए भेज देता है कि इस कार्ड के अंदर अब आप सेटलमेंट कर दो। तो सेटलमेंट क्या होती है बेसिकली दोस्तों, ये क्या करता है कि आपके अमाउंट में से डिडक्ट करेगा उतना अमाउंट जितना कि आपने ले लिया है या आपने स्वाइप कर लिया। बेसिकली अगर आपने क्रेडिट कार्ड के अंदर देखा होगा भाई, आपका वहाँ पे लिमिट दिखाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी है, तो वो लिमिट जो होती है वो बेसिकली उसमें से ये माइनस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। तो अगर आपकी 15,000 की लिमिट है, आपने 500 दिरहम खर्च किए हैं, तो 500 दिरहम आपके उसमें से माइनस हो जाएंगे, आपकी 14,500 दिरहम की जो क्रेडिट लिमिट वो रह जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होता है आगे फंड ट्रांसफ़र में क्या होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक के ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है और माइनस फी इंटरचेंज कॉस्ट। अब दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बैंक की अपनी ट्रांसफ़र फ़ी। वो क्या करता है, जब आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र करता है तो उस टाइम पे वो आपसे कुछ चार्ज लेता है, जैसे कि पॉइंट, ये ज़्यादा नहीं होता, लाइक 1,00,000 दिरहम के ऊपर 1 दिरहम 2 दिरहम ऐसे होता है, राइट। एंड उसके बाद इंटरचेंज कॉस्ट। अब इंटरचेंज कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली जब आप कोई भी पेमेंट करते हो बैंक में थ्रू ऑनलाइन और वट एवर वे इट इज़, तो उसमें क्या होता है आपका करेंसी कन्वर्जन चार्ज होते हैं। तो करेंसी कन्वर्जन चार्ज हो गया या फिर कोई बैंक की अपनी फ़ीस होती हैं, तो वो सब बैंक अपने लिए चार्ज कर रहे थे कस्टमर से, ठीक है। तो वो सब कटने के बाद जो ट्रांसफर अमाउंट बचता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, जो इश्योर बैंक होता है वो कंप्लाइज ऑथराइज्ड एंड कैप्चर्स ट्रांजेक्शंस इनटू द कस्टमर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। अब ये सब चीज़ें होने के बाद क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अंदर ये अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा।
और ये बेसिकली उसमें अपडेट कर देता है उनके क्रेडिट कार्ड के सिस्टम के अंदर जाके कि हाँ भाई इन्होंने इतना अमाउंट यूज़ कर लिया है। अब कस्टमर उस टाइम पे बिल जब बनेगा तो उस टाइम पे उसको अमाउंट मिल जाएगी, एंड कैप्चर ट्रांजेक्शन जो होती है वो भी उसमें कैप्चर हो जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप है वो है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के अंदर क्या होता है कि सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव कार्ड होल्डर डेटा एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स। मतलब ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एनक्रिप्शन होती है, टोकनाइजेशन एंड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो होता है वो यूज़ होते हैं हमारे पास जिन बैंक्स के अंदर, ताकि वो फ्रॉड को ईजिली पकड़ सकें। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट टू that specific processes and regulations can vary based on the financial institutions involved। हाँ, अब इसमें क्या है कि बेसिकली ये आपको दोस्तों मैंने बताया है यूएई का जो प्रोसेस है वो। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल गेटवे के बारे में। सेंट्रल बैंक का एक पेमेंट गेटवे होता है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आगे, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा इसमें डॉक्यूमेंट में जो मैंने लिखा है। बट बेसिकली होता क्या है कि जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट समवट सिमिलर होता है। आप इंडियाज़ में हो, आप यूएस में हो, आप यूके में हो, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस होता है, बट थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। कोई पे गेटवे कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होते हैं, कुछ स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो जो मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे ये बताएगा कि मैं आपको आगे बताता हूँ सेंट्रल पेमेंट गेटवे के बारे में, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा डिटेल में। तो अब उसके बाद क्या होता है कि अब अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि यूएई में कैसे होता है। यूएई के अंदर हमारे पास एक गेटवे है, वो बेसिकली जैसे हमारे इंडिया में एस आरबीआई है, वैसे यहाँ पे है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, है ना। तो विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग वेरियस aspects of financial transactions within the country, including credit card transactions. Its role in credit card transaction involves ensure stability, security, proper functioning of the financial system. Here are some key roles and responsibility of central bank in relation to the credit card. तो अब इसमें सब दोस्तों अगर आप देखोगे तो सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये रेगुलेशन में ओवरसाइट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब इन्होंने एक नई नई हेडिंग्स बना रखी हैं, बट नॉर्मली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये हाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो एक चीज़ ज़रूर है डिफरेंट, जो एक्चुअली कई चीज़ें डिफरेंट है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे रेगुलेशन एंड ओवरसाइटिंग, तो बेसिकली ये करता क्या है, ये बैंक के बारे में बताया गया है कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है। ये कुछ रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस को फोर्स करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ताकि सेफ और फेयर ट्रांजैक्शंस हो पाए, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट सिस्टम्स। सेंट्रल बैंक ओवरसीज एंड रेगुलेट्स पेमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स टू इंश्योर द ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड एफिशिएंटली एंड सिक्योरली। उसका लाइसेंसिंग एंड सुपरविजन, तो ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस को, इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्व इन इशूइंग एंड एक्वायरिंग क्रेडिट कार्ड्स। द ओवरसाइट हेल्प्स मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर एंड प्रोटेक्ट कस्टमर्स। उसके बाद आ गया कस्टमर प्रोटेक्शन, वही चीज़ जो हमने डिस्कस की है। इंटरेस्ट रेट, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड फीस सब जो होती है वो इसके साथ डिस्कस होती है सेंट्रल बैंक के साथ। उसके बाद जाके ये कस्टमर्स के ऊपर लगाई जाती है। उसका फ्रॉड प्रोटेक्शन प्रिवेंशन, ये भी सब सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एक पॉलिसीज़ वगैरह उसने सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी बना रखी हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखने का काम इनका ही होता है। उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आप कभी कोई डिस्प्यूट्स वगैरह अगर होते हैं तो उनका भी जो सोल्यूशन है वो सेंट्रल बैंक ही देता है। प्रमोशन ऑफ इन्वोकेशन, बेसिकली सेंट्रल बैंक एनकरेजेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। तो आप बेसिकली, सॉरी फ्रेंड्स मैंने गलत पढ़ दिया, ये इन्वोकेशन नहीं है, इनोवेशन है। और इनोवेशन में बेसिकली बताया जा रहा है कि जो नई नई चीज़ें होती हैं उनको सेंट्रल बैंक इजीली अडॉप्ट करता है टू एंश्योर एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। तो ये सब था दोस्तों, आज मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कि क्रेडिट कार्ड कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके अंदर। अगर आप इन स्टेप्स को ईजिली समझ पाएंगे तो आप ईज़िली अपने इंटरव्यूज़ में अपने इंटरव्यू को ईज़िली खुश कर पाएंगे कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
step to explain to the to your employer. ये बेसिकली सेंट्रल बैंक का मेन एंट्रेंस है, और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ सेंट्रल बैंक का लोगो। और ये क्रेडिट कार्ड की जब आप पेमेंट करते हो तो उस टाइम पे ऐसे नंबर होता है और ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड टाइप्स होती हैं डिफरेंट। और ये होता है पॉइंट ऑफ सेल्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था POS। तो बेसिकली यहाँ पे POS होता है पॉइंट ऑफ सेल, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो आपको पता ही है, राइट। तो ये जब मशीन आप कहीं पे स्वाइप करते हो तो दैट इज़ बीइंग कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल्स। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की। थैंक यू फ्रेंड्स।